हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज का जो टॉपिक होगा वो एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म पर होगा, जिसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन को स्टडी करेंगे, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म से हमारा क्या मतलब है। तो मेंडल ने साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के रिगार्डिंग जो भी हमें चीज़ें बताई, मेंडल ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, जैसे कि किसी भी एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। मेंडल के अकॉर्डिंगली किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट को हम फैक्टर कहते हैं। मेंडल के अकॉर्डिंगली F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होती है उसका फिनोटाइप दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता है, और जिस भी पेरेंट के फिनोटाइप को वो रिजेंबल करता है उसको हम डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। और डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में से जो अलील एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट अलील होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने मेंडलिज्म में पढ़ी हैं, लेकिन आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ेंगे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली में एक ऐसी फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको कुछ रेयर प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज में देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर अगर आप स्टडी करते हैं तब। तो वैसे तो 99% केसेस में इनहेरिटेंस जो होता है किसी भी कैरेक्टर का वो मेंडल के अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी इस दुनिया में देखे जा चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऐसे देखे जा चुके हैं इन वेरियस प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते, यानी कि जो मेंडल्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। उनमें से एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं, जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो इसमें बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म को लेकर, और मैं आपको बता देता हूं कि मेंडल्स के जो भी प्रिंसिपल हैं उनके पीछे जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, केवल इस बेसिस पर कि मैं मैन एक्सेप्शंस उन्हें कह रहा हूं जो NCERT में दिए गए। तो मैंने उनकी कैटेगरी को क्या लिख दिया, मैन एक्सेप्शंस, क्योंकि इनके बारे में NCERT ने बोला है कि ये मेंडल के एक्सेप्शंस हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो NCERT में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो मेंडल्स के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं होते हैं। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और उनको मैं नॉन NCERT कह सकता हूं, और उनको मैंने कैटेगरी क्या दे दी, अदर एक्सेप्शंस। तो मेंडल के बेसिकली दो एक्सेप्शंस हैं जो NCERT ने जिक्र किया है, लेकिन मैं टोटल आपको 4 एक्सेप्शंस के बारे में पहले तो बता देता हूं। उनमें से एक एक्सेप्शंस को आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। तो जो मैन एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें से पहला एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और यही आज का हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद दूसरा जो मैन एक्सेप्शन है जो NCERT ने भी दिया हुआ है वो है कोडोमिनेंस। पर कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस हैं जो मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज प्लियोट्रॉपी, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने पढ़ा है, एंड सेकंड इज मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी, यानी आपको याद रखना है मेंडल के एक्सेप्शनल केसेस अगर हम स्टडी करें तो मेनली 4 एक्सेप्शंस हैं, पर क्योंकि NCERT में 2 एक्सेप्शंस दिए हैं तो उनको मैंने मैन एक्सेप्शंस में रख दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। जबकि कुछ अदर एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, उनमें से एक का नाम है प्लियोट्रॉपी और एक का नाम है मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मेंडल के स्टेटमेंट्स जो मेंडल ने दिए थे, जो मेंडल ने तौर तरीके बताए थे कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये चीजें कहीं ना कहीं उनको फॉलो नहीं करती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेंडल के आप प्रिंसिपल को जब स्टडी करेंगे तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि हम जब डोमिनेंस को स्टडी करते हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती है कि F1 जो प्रोजेनी होता है हेट्रोजाइगस, जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखता है, उसका जो फिनोटाइप होता है वो दोनों ही पेरेंट में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता है। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमेशा क्या होगा कि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में से एक अलील एक्सप्रेस होगा, और जो F1 प्रोजेनी डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील को रखेगी उसका फिनोटाइप दोनों पेरेंट के
फिनोटाइप जैसा नहीं होगा, बल्कि दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करेगा। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस स्टडी करेंगे इस नेचर में जहां पर आप देखेंगे कि F1 प्रोजेनी अगर दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल नहीं करता है, बल्कि वो दोनों ही पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करता है, तो वो एक्सेप्शन बन जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अब सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए F1 प्रोजेनी, कुछ केसेस में, हर केस में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मेंडल्स के लॉ जो है मोस्टली बात की जाए तो वो मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पर बिल्कुल अप्लाइड होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट एनिमल स्पीसीज में देखने को मिल रहा है जहां पर F1 जो है वो दोनों ही पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करे, तो वो ही प्रोसेस है आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि F1 प्रोजेनी जो है वो दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप को एक साथ रिजेंबल करे, यानी कि वो दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करे। दोनों में से एक को करे तो डोमिनेंस, दोनों के इंटरमीडिएट को करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पर दोनों के ही फिनोटाइप को रिजेंबल करे तो वहां पर जो एक्सेप्शन बनता है वो है कोडोमिनेंस, और जो मैं आगे आपको स्टडी कराऊंगा जिसमें मैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की। प्लियोट्रॉपी क्या है? तो मेंडल ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसका एक्सेप्शन प्लियोट्रॉपी है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, वन फैक्टर वन कैरेक्टर। मेरा मतलब क्या है कि एक जो कह सकते हैं कैरेक्टर होता है वो एक पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होता है, या एक पेयर ऑफ फैक्टर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर सोचिए कि एक पेयर ऑफ अलील या एक जीन, मॉडर्न टाइम में मैं बात करूं तो एक जीन के जो दो विपर्यासी रूप हैं उसको हम जनरली अलील्स कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप मान लीजिए कि अगर किसी एक जीन से एक कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है या वन पेयर ऑफ अलील से एक कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो मेंडल का एक्सेप्शन बन जाएगा और उसी को आप कहते हैं प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मल्टीपल अलीलिज्म। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो एक किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर होता है। जनरली एक जीन के दो अलील्स होते हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो किसी भी एक जीन के दो अलील्स होते हैं। मेंडल ने हमेशा बोला था कि एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं और एक जो कह सकते हैं कि जीन है उसके दो अलील्स होते हैं। ये हम आज जानते हैं मॉडर्न टाइम में, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी भी एक जीन के दो अलील्स हों। देखिए, एक इंडिविजुअल जो डिप्लॉयड है, एक इंडिविजुअल जो डिप्लॉयड है उसके पास क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसके पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास तो हमेशा एक पेयर ही अलील हो सकते हैं क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम पेयर में है। लेकिन अगर मैं एक स्पीसीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल कि मैं एक ह्यूमन स्पीसीज की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के लिए पूरी ह्यूमन स्पीसीज में एक कैरेक्टर के दो ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं या एक जीन के दो ही अलील्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं नेचर में, यहां तक कि ह्यूमन में, जहां पर एक कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दो से ज्यादा हो सकते हैं एक स्पीसीज के अंदर, और एक कैरेक्टर के अलील्स जो हैं वो भी दो से ज्यादा हो सकते हैं एक स्पीसीज के अंदर। तो अल्टीमेटली मैं बात कर सकता हूं कि मल्टीपल अलीलिज्म का मतलब है, जैसे कि मैं बोलता था शेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है, उसके लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं और दो अलील हो सकते हैं, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो पूरी स्पीसीज में पी प्लांट में एक जो कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड उसके लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है और दो ही अलील हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल अलील दो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन ब्लड ग्रुप की तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कैरेक्टर है आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग और उसके लिए अलील हो सकते हैं IA, IB और स्मॉल आई। तो ये जो ऐसी कोई चीज है जिसमें एक कैरेक्टर के एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एक स्पीसीज में देखने को मिले और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले अलील दो ना होकर दो से ज्यादा हो, तो वहां पर जो कंडीशन हम स्टडी करते हैं दैट इज द मल्टीपल अलीलिज्म, और ये भी मेंडल का एक्सेप्शन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेंडल के एक्सेप्शन जो है वो आखिर एक्सेप्शनल केस या अपवाद क्यों है, क्योंकि वो मेंडल के किसी ना किसी स्टेटमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी न किसी मेंडल के प्रिंसिपल या कंसेप्ट या स्टेटमेंट को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उनको आज की डेट में हमने क्या बोल दिया, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लेकर हम आपसे बात करते हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि जब कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप कराते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होती है, जनरल डोमिनेंस के केसेस में क्या होता है, आप जानते हैं कि डोमिनेंस के केसेस में F1 जो प्रोजेनी होती है
वो हमेशा किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करती है। यानी कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, टॉल का डॉर्फ के साथ जब हम क्रॉस करते हैं तो F1 में हमें 100% टॉल प्रोजेनीज मिलती हैं, तो वो दो में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करती हैं। दैट कंडीशन इज डोमिनेंस। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें इस नेचर में कुछ ऐसे केसेस मिल चुके हैं, या हमने कुछ ऐसे केसेस को ऑब्जर्व किया है इस नेचर में, जहां पर आप देखेंगे कि F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होगी, जब आप उस कैरेक्टर को लेकर स्टडी करेंगे तो F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होगी उसका फिनोटाइप जो होगा वो दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल नहीं करेगा, बल्कि दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करेगा। यानी कि ना तो वो किसी एक पेरेंट की तरह दिखेगा, ना वो दोनों पेरेंट की तरह दिखेगा, बल्कि दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करेगा। वो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करेगा। यानी कि कुछ ऐसा समझ लीजिए आप कि यहां पर जो भी एक इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रहा है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर फिनोटाइप की ब्लेंडिंग हो रही है। तो मैं बिल्कुल इस चीज के मत में नहीं हूं कि मैं ये आपसे कह दूं कि जीन आपस में ब्लेंडिंग करते हैं। कभी भी जीन या अलील्स आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, ये मेंडल ने बोला था और ये हम भी जानते हैं कि जीन जो है वो डिस्क्रीट यूनिट है, और कभी भी दो अलील, चाहे वो एक कैपिटल आर हो, एक स्मॉल आर हो, एक कैपिटल टी हो, एक स्मॉल टी हो, कोई भी दो अलील कभी आपस में ब्लेंडिंग मिक्सिंग नहीं करते। तो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जो भी देखने को मिल रहा है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, उसका रीजन ब्लेंडिंग ऑफ जीन नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं मैं आपको अभी बताने वाला हूं उसका रीजन ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप होगा। और वो कैसे होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप हमेशा याद रखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इसमें आप देखेंगे कि जो F1 होगा वो दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करेगा। दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल नहीं करेगा, बल्कि दोनों ही पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करेगा। आपको बता दूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जानकारी हमें सबसे पहले तब लगी जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था कोरेंस, और ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये नाम मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया है कि कोरेंस जो है वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिराबिलिस जलापा के फ्लावर कलर को लेकर जब एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, स्टडी की इनहेरिटेंस की कि फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस मिराबिलिस जलापा में कैसे होता है, तो उनको पता चला कि यहां पर F1 हाइब्रिड जो है, F1 हेट्रोजाइगस जो है, उसका फिनोटाइप दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप से या दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बल्कि वो दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करता है। और वो पहला ऐसा समय था जब हमें ये जानकारी लगी कि दुनिया में, नेचर में कुछ ऐसे ट्रेट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट हो सकते हैं नेचर में जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते, स्पेशली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। उनमें पेयर ऑफ अलील जो डिसिमिलर है उनमें से एक अलील एक्सप्रेस नहीं होगा, बल्कि वहां पर दोनों अलील कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हैं कि उससे जो फिनोटाइप अपेयर हो रहा है वो दोनों ही पेरेंट का इंटरमीडिएट है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़े से और आगे जाकर आपको बहुत ही प्रॉपर वे में समझाने वाला हूं। बस आप इस लेक्चर पर अच्छे से अपनी नजरें जो हैं वो जमा कर रखिए और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या होता है। तो पहले आप 3 पॉइंट्स को समझ लीजिए जो मैंने बोले। डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला डोमिनेंस को हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ नहीं बोल सकते हैं। उसका कारण यही है कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ केस में देखने को मिल रहा है, आगे मालूम चलेगा को डोमिनेंस भी कुछ केसेस में देखने को मिलेगा, इसलिए डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लेकिन है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो आपको मैंने समझा दिया है कि अगर दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को F1 रिजेंबल करता है तो उसी को आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होना चाहिए, यानी कि ऐसा क्या होता है कि जो F1 हेट्रोजाइगस या F1 हाइब्रिड है वो दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल, दोनों ही पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल कर लेता है, तब जबकि जीन्स जो हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते। आप मेरी बात को यहां पर समझने की कोशिश करिए।
मैं आपको जो बताने वाला हूं, जनरली हम देखते हैं कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील होता है तो वहां पर कोई एक अलील एक्सप्रेस होता है, जैसे कि इस केस में कैपिटल आर एक्सप्रेस होगा और स्मॉल आर वहां पर एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। जो एक्सप्रेस होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं और इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। जनरली डोमिनेंस के केसेस में पेयर ऑफ अलील में से एक अलील एक्सप्रेस होता है और जो एक अलील एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है। जीन कभी आपस में ब्लेंडिंग कर ही नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि दो डिफरेंट अलील जो हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, फिर भी जो फिनोटाइप अपेयर हो रहा है, फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है, वो दोनों पेरेंट के फिनोटाइप का इंटरमीडिएट हो जाता है? तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको मैं एक कंडीशन यहां पर बता रहा हूं। मान लीजिए एक अलील कैपिटल आर है, दूसरा अलील स्मॉल आर है। जनरली इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केसेस में कंसेप्ट ये होता है कि ऐसी कंडीशन में ये दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं और दोनों ही अलील अपने अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कैपिटल आर एक ऐसा अलील है जो रेड कलर के पिगमेंट को बनाता है, जो रेड कलर के पिगमेंट को बनाता है, और मान लीजिए स्मॉल आर एक ऐसा अलील है जो कि व्हाइट कलर के पिगमेंट को बनाता है। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केसेस में क्या होगा कि पहली बात तो पेयर ऑफ अलील में से कोई एक अलील एक्सप्रेस नहीं होगा, बल्कि दोनों अलील अपने ट्रेट को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे और दोनों सेपरेटली अपना एक्सप्रेशन देंगे। वहां पर एक अलील रेड पिगमेंट को बना रहा है, दूसरा अलील व्हाइट कलर के पिगमेंट को बना रहा है। तो यहां पर जीन्स के बीच में, अलील्स के बीच में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, दोनों अपने फिनोटाइप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर मुझे आप एक चीज बताइए कि जब कोई भी प्लांट में फ्लावर का कलर आता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? तो आपका आंसर होगा एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट्स। तो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर कलर इन प्लांट्स, दे फाउंड इन वाटर सेफ वैक्यूल्स। ये हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है कि प्लांट्स में कलर का प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसके फ्लावर में, तो बेसिकली एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर। दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट्स और ये वाटर सेफ वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। जबकि प्लांट्स के फ्लावर के अलावा किसी अनदर बॉडी पार्ट में अगर कोई कलर प्रोड्यूस हो रहा है, कलर अपेयर हो रहा है, तो वहां पर क्रोमोप्लास्ट जो हैं, क्रोमोप्लास्ट, वो एक प्रकार के प्लास्टिड हैं जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स को रखते हैं और वहां पर वो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स उन प्लांट्स के किसी बॉडी पार्ट में आने वाले किसी कलर को अपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर एग्जाम्पल जो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के देखेंगे वो फ्लावर कलर को लेकर देखेंगे, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो दो डिसिमिलर अलील होंगे F1 हेट्रोजाइगस के पास, वो दोनों अपना एक्सप्रेशन करेंगे सेपरेटली, दोनों के अपने अपने फिनोटाइप या ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। पर क्योंकि यहां पर फिनोटाइप या ट्रेट क्या है, रेड कलर के एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट एंड व्हाइट कलर के एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट्स, तो वो पिगमेंट वाटर सॉल्युबल है और आपस में उनमें क्या हो जाएगी, मिक्सिंग। तो यहां पर मिक्सिंग जो है वो जीन्स में नहीं हो रही है, यहां पर मिक्सिंग जो है वो अलील्स में नहीं हो रही है, बल्कि मिक्सिंग जो है वो उनके फिनोटाइप में हो रही है। तो रेड और व्हाइट पिगमेंट के आपस में मिक्सिंग करने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहां पर पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। वहां पर केवल अंतर यह होता है कि पेयर ऑफ अलील में से एक अलील एक्सप्रेस ना होकर दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं, दोनों के अपने अपने इंडिपेंडेंट ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। पर क्योंकि ट्रेट उनके कुछ ऐसे हैं, उनके फिनोटाइप कुछ ऐसे हैं जो पिगमेंट्स हैं और वो वाटर सॉल्युबल हैं, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है कि आपको एक इंटरमीडिएट कलर मिलेगा जो दोनों पेरेंट का इंटरमीडिएट होगा। यानी कि रेड और व्हाइट पेरेंट्स अगर है तो पिंक कलर वहां पर अपेयर हो रहा है। चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। तो देखते हैं हम लोग कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आखिर कैसे F1 जो होता है वो दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट को रिजेंबल करता है और F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो आप कंसीडर करिए कि आप दो पेरेंटल प्लांट्स को लेते हैं, किसी एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट रखने वाले आप दो पेरेंटल प्लांट्स को लेते हैं। एक पेरेंटल प्लांट ऐसा जिसके फ्लावर का कलर रेड है और उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, जबकि दूसरा पेरेंट ऐसा है जिसके फ्लावर का कलर व्हाइट है और उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से। अब मैं इन दोनों पेरेंटल प्लांट के बीच में, जिनमें से एक के पास फ्लावर का कलर रेड है, दूसरे के पास फ्लावर का कलर व्हाइट है, मैं हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कर रहा हूं। दोनों ही प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों ही प्लांट दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखते हैं किसी एक कैरेक्टर के। यहां पर कैरेक्टर है फ्लावर का कलर, उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है रेड और व्हाइट। अब मैं इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करूंगा तो हम सभी जानते हैं कि ये होमोजाइगस है, इसलिए 100% गैमीट
में कैपिटल आर जाएगा, और ये होमोजाइगस इसलिए 100% गैमीट में स्मॉल आर जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब हम क्रॉस करेंगे तो यहां पर कैपिटल आर यहां से आ रहा है, स्मॉल आर यहां से आ रहा है, तो हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें जो प्रोजेनीज 100% प्रोड्यूस होंगे उनका जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां पर होना क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां पर अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये F1 प्रोजेनी है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये F1 जनरेशन है, तो कायदे से क्या होना चाहिए था कि F1 प्रोजेनी जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रख रही है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए था? किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करना चाहिए था। अगर वो रेड कलर वाले पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता तो मैं कह सकता था कि रेड कलर वाला पेरेंट डोमिनेंट पेरेंट है, और अगर वो व्हाइट कलर वाले पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता तो मैं कह सकता था व्हाइट कलर वाला पेरेंट जो है वो डोमिनेंट पेरेंट है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। F1 जनरेशन में डिसिमिलर पेयर रखने वाला जो एक F1 प्रोजेनी है उसका फिनोटाइप दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल नहीं कर रहा है, बल्कि आप देखेंगे ये पिंक कलर के फ्लावर वाला प्लांट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो पिंक कलर फ्लावर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि F1 प्रोजेनी दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल कर रहा है, यानी कि पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम रेड एंड व्हाइट पेरेंट, तो ये कंडीशन ही जो है वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब मैं देखता हूं कि अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अभी भी यहां पर आपको मानना है, ये चीज याद रखना है कि कभी जीन जो होते हैं या पेयर ऑफ अलील में जो दो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील हैं वो कभी आपस में मिक्सिंग नहीं कर सकते। जीन सॉलिड डिस्क्रीट यूनिट हैं, कभी जीन्स आपस में मिक्सिंग नहीं करते। तो फिर यहां जो फिनोटाइप की मिक्सिंग हो रही है वो आखिर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि यहां जीन ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि फिनोटाइप ब्लेंडिंग कर रहे हैं? तो मैं F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है उसकी सेल्फिंग करा देता हूं। तो मैं अच्छे से जानता हूं जब मैं इसकी सेल्फिंग कराऊंगा, यानी कि इसी के मेल गैमीट का इसी के फीमेल गैमीट से क्रॉस, तो आप देख सकते हैं 50% फीमेल गैमीट ऐसे होंगे, 50% फीमेल गैमीट स्मॉल आर रखते होंगे। तो ये मैंने यहां पर क्या बना दिए बच्चों? फीमेल गैमीट। और मेल गैमीट में भी 50% मेल गैमीट कैपिटल आर रखते होंगे, 50% मेल गैमीट जो है वो स्मॉल आर रखते होंगे। तो यहां पर मैं आपके सामने एक सेल्फिंग कर रहा हूं F1 प्रोजेनी की, और देखना चाहता हूं कि F2 जनरेशन जो होगी उस F2 जनरेशन में क्या हमें 100% पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि जीन आपस में ब्लेंडिंग कर रहे होते तो F2 जनरेशन में हमें 100% क्या मिलने चाहिए थे? पिंक फ्लावर मिलने चाहिए थे। लेकिन आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में आपको वो ट्रेड देखने को मिलेगा जो पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल भी करेगा, जो F1 जनरेशन के फिनोटाइप को रिजेंबल भी करेगा। यानी कि यहां पर क्या होने वाला है? तो बहुत सिंपल है, आपको यहां पर देखना है। अब मैं अगर इस वाले गैमीट के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराता हूं तो पहले नंबर पर जो आपको प्रोजेनी मिलेगी उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर। तो हमने जब स्टडी की तो हमें पता चला इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केसेस में कि कैपिटल आर यानी कि हमें पहला जो प्रोजेनी मिल रहा है वो होमोजाइगस कैपिटल आर जीनोटाइप वाला मिल रहा है, और उसके फ्लावर का कलर हमें क्या मिल रहा है? रेड। इसी तरह से हम बात करें तो इस कैपिटल आर का जब हम इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेंगे तो आपको यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप मिल रहा है, और इस प्रोजेनी का जो फिनोटाइप होगा दैट इज द पिंक। डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली इसको भी क्या होना चाहिए था? रेड। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील होने पर आपको इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, दैट इज द पिंक। अब मैं देखता हूं यहां पर स्मॉल आर जो है जब वो इस कैपिटल आर के साथ हाइब्रिडाइज होगा तो अगेन यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बनेगा, और ये भी कैसा होगा? पिंक। और फोर्थ नंबर पर हम अगर देखें चेकर बोर्ड पर तो स्मॉल आर जब इस स्मॉल आर के साथ हाइब्रिडाइज करेगा तो यहां पर जो जीनोटाइप बनेगा स्मॉल आर, और फ्लावर कलर जो होगा वो होगा व्हाइट। तो ऐसी कुछ कंडीशन आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलती है जो बिल्कुल इसको अलग कर देती है फ्रॉम डोमिनेंस, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस में दो बड़े मेजर डिफरेंस हैं। आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। पहला तो ये कि डोमिनेंस के केसेस में आप देखेंगे कि F1 जो है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करती है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखेंगे कि F1 हेट्रोजाइगस जो है वो दोनों ही पेरेंट की फिनोटाइप को रिजेंबल नहीं करती, बल्कि उन दोनों के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मैं बता रहा हूं, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो डोमिनेंस को शो करते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करने वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम लोग
मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, तो वहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो जीनोटाइप 1:1 और फिनोटाइप 3:1। लेकिन आप यहां पर देखेंगे एक बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये कि जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की F2 जनरेशन पर, यानी कि F2 जनरेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर जब हम बात करते हैं और वहां पर हम जब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं, तो जीनोटाइप रेशियो आपको मिलेगा 1:1, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है, लेकिन यहां पर फिनोटाइप रेशियो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर 3:1 होता है, यहां पर भी 1:1 होगा। यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल फिनोटिपिक रेशियो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपको रट लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो इक्वल मिल रहा है, और जीनोटाइप का रेशियो भी 1:1 और फिनोटाइप का रेशियो भी क्या है, 1:1। जो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर फिनोटाइप का रेशियो 3:1 था और जीनोटाइप का 1:1 था। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बता देता हूं कि ज्यादातर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर से जो क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं, अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट 4 एग्जाम्पल बताऊंगा। वैसे हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल ही है, बाकी आपको 4 एग्जाम्पल से याद रखने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी में या तो इनडायरेक्टली दिए गए हैं या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो पहली चीज तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी कोरेंस ने की थी, और जिस ट्रेट पर, जिस कैरेक्टर पर की थी वो था फ्लावर कलर। वो था फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं कि मिराबिलिस जलापा जो है उसमें फ्लावर के कलर को लेकर जब सबसे पहले कोरेंस ने स्टडी की थी तो उसमें उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था। तो आपका पहला जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। और मैं आपको बता देता हूं कि मिराबिलिस जलापा को हम कई और नाम से भी जानते हैं। इसको 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसके और भी नाम है, इसको गुल ए बंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो कई बार इसके दूसरे नामों को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 यहां पर नाम मैंने आपको बता दिए, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट या गुल ए बंस। और आपको बता देता हूं ये एक बहुत ही सुंदर फ्लावर रखने वाला प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसमें फ्लावर का कलर जो होता है वो रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, और अगर कंडीशन डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील की आ रही है तो वहां पर पिंक भी हो सकता है, जो रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको याद रखना। और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले कोरेंस ने की थी, ये मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं। तो मिराबिलिस जलापा पर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वर्क किया था वो कोरेंस ने किया था। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो आपको रट लेना है, याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है और एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया है। आपको बता दूं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक अनदर एग्जांपल, और वो है फ्लावर कलर इन एंटीरेनम मेजस। तो एंटीरेनम माजस ये एक प्लांट है जिसमें फ्लावर का कलर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, स्पेशली इन F1 हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि नाम मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, फिर से आपको साफ साफ दिखाई दे। फ्लावर कलर इन एंटीरेनम माजस, MAJUS। तो एंटीरेनम माजस में फ्लावर का कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर एक इमेज है जो मिराबिलिस जलापा के प्लांट के फ्लावर को दिखा रही है। यहां पर भी फ्लावर के कलर आपको जनरली देखा जाए तो रेड, व्हाइट और पिंक कलर के देखने को मिल सकते हैं, और ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगला मैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वो एनिमल्स में, और एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस एग्जाम्पल को मैंने अपने लिटरेचर में ऐड किया है, और वो है फेदर कलर इन एंडालूसियन फाउल।
तो फेदर कलर इन एंडालूसियन फाउल जो कि एक ब्रीड है, उनमें आप देख सकते हैं फाउल्स की ब्रीड में कि जो फेदर का कलर होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो होमोजाइगस कंडीशन में फाउल होते हैं कैपिटल बी वो ब्लैक कलर के फेदर रखते हैं। उसी तरह से जो होमोजाइगस रेसेसिव या कह सकते हैं स्मॉल बी अलील्स रखने वाले फाउल हैं, उनके फेदर का कलर जो है वो वाइट होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब इनके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करके F1 जेनरेशन ऑब्टेन करते हैं तो वहां पर डिसिमिलर पेयर रखने वाला जो कह सकते हैं फाउल होगा F1 जनरेशन का, उसमें उसके फेदर का कलर ना तो ब्लैक होता है ना वाइट होता है बल्कि वो ब्लू होता है, दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पेरेंट। इस कंडीशन की वजह से एंडालूसियन फाउल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन पूरा एंडालूसियन फाउल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं, उसमें फेदर का कलर। तो फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock भी कहते हैं, जिसको मैंने गुलेबंस भी कहा, और आपको अगर याद रखना है तो मैं बता देता हूं कि एंटीरेनम मेजस के भी 2 अलग अलग नाम चलते हैं। इसको स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसको हम लोग डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप चाहें तो इसके भी 3 नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने मिराबिलिस जलापा में आपको 3 नाम बताए। मिराबिलिस जलापा 1, 4 o'clock 2, गुलेबंस तीसरा नाम। उसी तरह से फ्लावर कलर इन एंटीरियनम मेजस में एंटीरियनम मेजस के 2 और नाम है, स्नैपड्रैगन एंड डॉग फ्लावर, ये डॉग लिखा हुआ है। उसी तरीके से आपको याद रखना है तीसरा एग्जाम्पल फेदर कलर इन एंडालूसियन फाउल। और अगला मैं आपको बता देता हूं चौथा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं मुझे मालूम है, लेकिन क्योंकि पहले जिक्र ऐसा कुछ हो चुका है किसी क्वेश्चन में, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं एज अ सेफ साइड कि जब आप पी प्लांट में सीड के शेप को लेकर स्टडी करते हैं तो वी नो वेल कि सीड के शेप के लिए जो जीन होता है पी प्लांट में वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर होता है, ये मैंने आपको बताया है। एंड शेप ऑफ सीड जो है, शेप ऑफ सीड वो एक डोमिनेंट या डोमिनेंसी को शो करने वाला कैरेक्टर है। और हम जानते हैं कि हेट्रो और होमोजाइगस कंडीशन में शेप ऑफ सीड राउंड होता है और होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में शेप ऑफ सीड रिंकल्ड होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने जब शेप ऑफ सीड पर स्टडी की थी तो बहुत बाद में जब शेप ऑफ सीड के लिए जीन पर स्टडी की गई क्रोमोसोम नंबर 7 पी प्लांट में, तो हमें पता चला कि रिंकल्ड सीड मिलने का कारण होता है, पी में रिंकल्ड सीड मिलने का कारण होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की एब्सेंस होना। और मैंने बताया था शायद आपको कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, वो उस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा जब कह सकते हैं कि या तो कह सकते हैं रेसेसिव अलील होंगे होमोजाइगोसली, या फिर एक और कंडीशन बता रहा हूं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो बेसिकली आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि पी प्लांट में सीड का शेप रिंकल्ड होने का जो मेन कारण है वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का ना बनना। और हम जानते हैं कि शेप ऑफ सीड राउंड होता है क्योंकि उसमें स्टार्च का सिंथेसिस प्रॉपरली होता है, ब्रांचिंग स्टार्च की प्रॉपरली होती है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल SBE जीन जो है, SBE1 जीन जो है, वो कहीं ना कहीं हम देखें अगर तो शेप ऑफ सीड को लेकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, शेप ऑफ सीड को लेकर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डोमिनेंस शो करता है। लेकिन अगर आप शेप ऑफ सीड को एक तरफ छोड़ दें, केवल स्टार्च ग्रेन्स की साइज को लेकर स्टडी करें, यानी कि पी प्लांट में सीड के पास स्टार्च ग्रेन्स की साइज क्या होगी, अगर आप इसको लेकर स्टडी करें तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिए अगर आपको समझ में बहुत डिटेल में नहीं आ रहा है कि स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टार्च ग्रेन की साइज पी सीड में एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। और यही एक कारण रहा है कि एनसीईआरटी ने एक लाइन यूज की है कि डोमिनेंसी इज नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, यानी कि डोमिनेंसी किसी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है। और इस पर मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, 1, 2, 3, 4। मिराबिलिस जलापा में फ्लावर का कलर नंबर 2, एंटीरिनम मेजस में फ्लावर का कलर नंबर 3, फेदर कलर ऑफ एंडालूसियन फाउल नंबर 4, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट या पी सीड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं
इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। आई होप आपने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा होगा जो मैंने बताया है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता, इट इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। रीजन क्या है कि ये मेंडल का एक्सेप्शन है, तो मैंने आपको बता दिया कि F1 प्रोजेनी जो है वो दोनों ही पेरेंट में से किसी एक पेरेंट की फिनोटाइप को रिजेंबल करती हैं, तो डोमिनेंस है, पर यहां पर वो नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि F1 प्रोजेनी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो दोनों पेरेंट के फिनोटाइप का इंटरमीडिएट रिजेंबल करती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।